ब्रेन की धमनियां होंगी हैं या आर्टरी होंगी है, उसकी दीवार कमजोर हो जाती है। जो तो कमजोर होंगी है एक फुलावट बन जाती है। जैसे ट्यूब, जो साइकिल के ट्यूब होंगे हैं, उससे कितने कमजोरी होवे तो वो फूल जाता है। उदा ही ब्रेन की वो जड़ी प्रेशर वाली जगह है, क्योंकि अंदर खून पंप हो रहा है तो वो फुलावट आती है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एनेरिज्म कहते हैं। उसकी वॉल कमजोर होती है और वो आर्टरी या जो धमनी हैगी उसकी लाइन तो 90 डिग्री या साइड च एक फुलावट आके फटन जोग हो जाना। और ये धीरे 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 बढ़ता है साइज में, और उस साइज बढ़न करके जो वॉल बहुत कमजोर होती है या जोर ज्यादा पै जाता है, ये फट जाता है। कुछ देश हैं, खास तौर से कुछ जातियां च जैसे जापान हैगा, उत्थे इसकी इंसिडेंस ज्यादा है, तो ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ हैं कि जेनेटिक कुछ कॉज हैंगे। पर ज्यादातर दुनिया च जेनेटिक कॉज ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ एनोरिज्म ਮੰਨਣਾ ਜਾਂਦਾ है कि पैदाइशी ਹੁੰਦੇ हैं। 90% एनोरिज्म पैदाइशी ਹੁੰਦੇ हैं। ਉੱਥੇ एक कमजोरी हैगी जो फुलावट धीरे धीरे करके ਜਦੋਂ उम्र बढ़ती जाती है धीरे धीरे करके वो फैलती जाती है। तो 90% एनोरिज्म जड़े हैंगे, 90%, 100 में से 90 लोगों के वो पैदाइशी होंगे। उस तो अलावा हाई ब्लड प्रेशर, बनावट की कोई खराबी, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे हैं, इलास्टिक उसकी जो वॉल्स होती हैं उसके कुछ कंपोनेंट ठीक से नहीं बनते, उनके कुछ जो अवयव होते हैं वो ठीक से नहीं बने होंगे या कमजोर होंगे हैं, तो वो बीमारी बन जाती है। जैसे कुछ ऑटोसोमल डिसऑर्डर हैगा, पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज उनमें, या एलर्डनोलॉस, अजीब गरीब, ये न्यूरोलॉजिस्ट को याद करने की बीमारियां हैं, बंदे ਨੂੰ जानने की भी लोड़ नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड नाम है, कुछ फायदा नहीं है, मैं भी नहीं याद रखता है। कुछ बीमारियां हैं कि जिसे जो ऐसी कमजोरी करके बीमारी एन्यूरिज्म बना सकती है। उस तो अलावा जो कॉमन चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सट करके हो सकता है। फ्रैक्चर होवे, कोई वो चुभ जाए हड्डी, तो वहां पे कमजोरी हो सकती है, खून की नस को भी नुकसान कर सकती है। फिर इन्फेक्शन, हार्ट में, हार्ट के वेल्व च इन्फेक्शन होवे, वो वहां से निकल के दिमाग में चला जावे और उत्थे वो कमजोरी कर दे, पस बना के कमजोरी कर दे, तो उन्होंने माइकोटिक छोटे एनरिज्म होंगे वो फट सकते, और वो दूर तरीके के दूर 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 पे बनते हैं। और जो उसके अलावा जो सबसे हाइपरटेंशन या जो खून की नसों को कमजोर करने वाली बीमारियां हैं, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसमें अंदर तेल जम जाता है या पीले रंग के प्लेक्स जम जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लिपिड बढ़ गया आजकल बोलते हैं ना, तो खून गाढ़ा हो गया, तो वो वाली उस तरह की एथेरोस्क्लेरोसिस वाली बीमारी जड़ी होती है, वो भी एक 7-8% केसेस में एनेरिज्म बनाती है। हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है तो उसमें चांसेस बढ़ गए। दूसरा, पॉलीसिस्टिक किडनी, वो बहुत अनकॉमन है। एथेरोस्क्लेरोसिस इंडिया की बहुत कॉमन डिजीज तो नहीं, पर अब टाइम्स नाल बढ़ती जा रही है। पर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है जो ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ कहे कि ना साडा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, पर इंडिया में काफी केसेस होते हैं एनेरिज्म के। जो तो प्रिवेंटेबल फैक्टर तो कोई भी नहीं है हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा जिसको हम ਅਸੀਂ प्रिवेंट कर सकें। हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम हैगी, अगर इन्फेक्शन हैगा और ट्रीट नहीं किया जाता, वो कर सकता है, उन्होंने प्रिवेंट कर सकते हैं। हेड इंजरी को प्रिवेंट किया जावे तो नहीं होगी टाइमली, उसको सही अस्पताल, सही कंसल्टेंट के अंदर ट्रीट किया जावे। नहीं तो एक जनरल प्रैक्टिशनर ਨੂੰ पता लगता ये सारी गल, वो तो कहता बस फ्रैक्चर नहीं है, बड़ा क्लॉट नहीं है, ठीक है। जो ये धीरे धीरे करके बढ़ता है तो बिल्कुल ट्यूमर जैसा बिहेव करता है, जदा जिस पास है ट्यूमर उस जगह के फंक्शन खराब कर देता। अगर पिट्यूटरी वाले एरिया में है तो पिट्यूटरी के हार्मोनल फंक्शंस खराब, हाइपोथैलेमस में घुस गया तो आदमी सोता रहेगा, भूख अजीब सी हो जाएगी उसकी। अगर वो आंख वाली नस के पास कोल हैगा तो आंख की रोशनी कट जाती है। जिस पासे पाया गया उस पासे खराबी, कदे कदे ब्लीडिंग कर देता है, तो ब्लीडिंग करके उस पासे ब्लीडिंग की वजह से क्लॉट का प्रेशर पड़ जाता है, वो दिक्कत। तो एनेरिज्म फटने के अलावा यही प्रेशर वाले इफेक्ट होते हैं। एक एनेरिज्म होता है उनको बोलते हैं जाइंट एनेरिज्म, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, ये में 2.5 सेंटीमीटर का एनेरिज्म, इतना बड़ा एनेरिज्म अगर हो जाए तो वो प्रेशर करके असर डालता है। दूसरा,
उसके अंदर क्लॉटिंग होती है और वो क्लॉट निकल के आगे की खून की नस में चला जाता है। फिर वो स्ट्रोक वाली हालत, अधरंग हो गया, गोली बंद हो गई, इदा की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दो और तरीके हैं फटने के अलावा जो मरीज में मैनिफेस्ट कर सकते हैं एनेउरिज्म के साथ। तरह तरह के हेडेक है ना, जो माइग्रेन, लोकल हेडेक, जो मैं प्राइमरी हेडेक कह रहा सीगा, जिनका इलाज चल रहा है माइग्रेन की तरह। तो जो सेकेंडरी हेडेक हैं उनका पैटर्न कई कदे कदे बिल्कुल प्राइमरी हेडेक जिदा होगा। तो एनेउरिज्म भी ऐसे ही हेडेक करने वाला बीमारी हो सकती है। केवल सर दर्द जिसका इलाज पिछले कई सालों से माइग्रेन या अदर टाइप हेडेक की तरह से चल रहा हो, तो हेडेक। दूजा, लोकल प्रेशर वाले जो सिम्टम मैंने तो दसे सीगे कि जिस पासे खराबी हैगी, सिम्टम उसके वाले आ गए। तो वो सारे सिम्टम्स दौरे की शिकायत हो सकती है, बस आमतौर पे एनेउरिज्म दौरे की शिकायत से नहीं होता। जो ये नस फटती है ना, सबसे तेज दर्द होता, अचानक सबसे तेज दर्द जिंदगी में जो पहले कदे नहीं हुआ किसी बंदे में, पहली बार बहुत तेज दर्द, उल्टी, बेहोशी। पहली डायग्नोसिस दिमाग से आनी चाहिए। कोई भी चीज अचानक सडन तेज हो, सर दर्द हो, तो एनेउरिज्म को रूल आउट करना जरूरी है। ਉਹਨੂੰ प्रॉपर एक न्यूरो सर्जन जेड़ा एनेउरिज्म का एक्सपर्ट हो गए, जो ਉਹਨੂੰ सही तरीके चंगी तरह ऑपरेट करता हो, जिसके रिजल्ट ठीक होंगे, ਉੱਥੇ जाना चाहिए। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं ठीक होंगे तो वो ਤੁਹਾਨੂੰ एक दूजे पासे डाल दो, ਤੁਹਾਡੇ पास दूजा ऑप्शन आएगा ही नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता किद्दां लगना। सो हर बंदे को अवेयरनेस होनी चाहिए कित्थे जाना हैगा। दूजा, ਜਦੋਂ सिम्टम मिले फिर ਉਹਨੂੰ डॉक्टर के कोल पहुंच गया, फिर डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो देखे, उसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो गए, वो देखे और ऑपरेट करे। वेस्ट तो ये काफी स्पेशलाइज हो गया है। इंडिया च इतना स्पेशलाइजेशन हर छोटी शहर में बी टाइप टाउन्स में नहीं है। इवन एट जो सबसे बड़े शहर हैंगे उत्थे भी कोई केवल एनेउरिज्म का सर्जन होवे, इदा नहीं है। मैंने नहीं देखा इंडिया च कि मैं केवल एनेउरिज्म ऑपरेट करता। हर सर्जन और भी तरीके के ऑपरेशन कर रहे हैं। तो एक अच्छे ऑपरेशन सर्जन के पास पहुंच जाए, ये बहुत जरूरी काम है। और कोई बंदा मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, वो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करेगा, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट है, पर मेडिकल ट्रीटमेंट उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जितनी छेती बंदा आता है, अगर बंदा, मैं रात में कदे नहीं एनेउरिज्म ऑपरेट करता, जिद्दां सर भी नहीं करते सीगे, मेरे टीचर भी नहीं करते सीगे, कोई भी। ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ऑपरेट करना। तो टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ उस विचाले, मान लो बंदा 3 दिन बाद आया, तो खून की नाड़ी जाती है सिकुड़, और जो सिकुड़ती है, पहले ही रिस्की बिजनेस चल रहा सी, हुण 20% जान का खतरा और जुड़ गया उसमें। तो अगर असी पहले ही ऑपरेट कर लें और सारा अंदर का ब्लड चंगी तरह साफ करता जाए, तो स्पाज्म की रिस्क काफी कट जाती है। लकीली पिछले कई साल से एनेउरिज्म स्पाज्म की वजह से मेरे यहाँ कोई भी डेथ नहीं हुई। आगे भी ना होवे, कह नहीं सकते, इसमें लक का बहुत बड़ा हाथ है, पर पॉसिबली सर्जरी और क्लियरेंस ये दोनों मैटर करते हैं। पहले सीटी स्कैन करके देखते हैं कि ब्लीडिंग है कि नहीं है। हिस्ट्री लेने के बाद एग्जामिनेशन करके सानू जब लगता है कि हो सकता है कि एनेउरिज्म होवे, तो असी सीटी स्कैन या एमआरआई कर दें। सीटी स्कैन शुरुआत च ज्यादा वधिया तरीके नाल दिखाता है, और मोर देन 90% केसेस में असी डायग्नोस कदे फिर फर्दर डिफाइन करना होंदा तो असी एंजियोग्राफी कर लेने। आजकल सिटी एंजियोग्राफी भी होती है और एक पुराना डीएसए या कन्वेंशनल एंजियोग्राफी भी होती है। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में इसकी क्लैरिटी वध होंदी है, पर उसमें जिदा हार्ट का एंजियोग्राफी होता है, अंदर से एक नली डाल के कर दे, वो सब करना पैंदा। सिटी एंजियोग्राफी वास्ते या एमआर एंजियोग्राफी वास्ते मरीज ਨੂੰ भर्ती करने की लोड़ नहीं होंदी। ਜਦੋਂ मरीज 2-4 दिन गुजार के आਉਂਦਾ या माइनर ब्लीड हुआ, तो सीटी स्कैन च नजर नहीं आ रहा, एमआर च नजर नहीं आ रहा, तो एंजियोग्राफी करन तो पहले ਅਸੀਂ एक बार एलपी करके देखते, रीड तो पानी निकाल लेंगे, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ਸਾਨੂੰ पता लग मरीज ये एनेउरिज्म फटिया नहीं है, पर बच्चे तरीके नाल इनू ऑपरेट करता है या जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो करता गया। मोर देन 90%
अच्छा आउटकम। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, अनरप्चर्ड एनेरिज्म का आउटकम अच्छा रहता है। अब रप्चर हो गया तो अगर ना करें और करें तो दोनों को देखना पड़ेगा ना, की फर्क पै रहा है। ਜਦੋਂ एनेरिज्म फट जाता 50 to 60% लोग या तो मर जाते, 50%, या वो परमानेंट डिसेबिलिटी वाली स्थिति में है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, हाथ पैर खड़ गया या बोली चली गई, या वेजिटेटिव स्टेट में है कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं, पूरे होश में नहीं है, मतलब आदमी आदमी जैसा नहीं रह गया। सो वर्चुअली 40 तो केवल 40% में मरीज बचता है, या ठीक ठाक हालत में, ऐसी हालत में होता है कि कुछ आगे हो सके। उन 40% में भी करीबन 50% को कुछ ना कुछ ब्रेन की प्रॉब्लम रह जाती है, सिग्निफिकेंट। तो मतलब 20% ही लोग रह गए जो सही हालत में रह सकते हैं। ये खतरा है एनोरिज्म का इतना बड़ा, इसलिए इसको प्रिवेंट करना या टाइमली मैनेज करना या अच्छे से मैनेज करना जरूरी है। आज इसका ट्रीटमेंट है, एक एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट भी आ गया है। उसमें अंदर खून की नाड़ी से एक पाइप वो डाल दें, कैथेटर डाल दें, और क्वाइलिंग कर देने, अंदर कुछ बाहर का मटेरियल डाल के उन्हें ब्लीडिंग का रिस्क घटा दें। काफी सारी स्टडी कहती है कि एंडोवेस्कुलर सेफ और ज्यादा लॉन्ग टर्म बेहतर रिजल्ट देना। पर अगर सीजन सर्जन है, सेफली उनको ऑपरेट करता है, तो मैंने लगता है कि लॉन्ग टर्म, अभी बैरोज की स्टडी एक आई सी उन्होंने, जहाँ पे जिथे ऑपरेशन वाले डॉक्टर भी बहुत वधिया हैंगे, ਤੇ एंडोवेस्कुलर वाले भी बंदे बहुत ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2001, उस टाइम वो ਉਹਨੂੰ शुरू कर रहे ਸੀਗੇ डॉक्टर मैकडूगल। ਹੁਣ अभी कॉन्फ्रेंस से मिले ਸੀਗੇ, वो अपने रिजल्ट प्रेजेंट कर रहे ਸੀਗੇ। तो मैंने देखा है कि वो दोनों सेंटर, दोनों तरीके के डॉक्टर, बढ़िया तरीके के डॉक्टर थे हैंगे। तो उनके रिजल्ट जो प्रेजेंट हुए तो उन्होंने देखा कि लॉन्ग टर्म जड़े रिजल्ट है कई साल बाद, तो सर्जरी के रिजल्ट बेटर सी। एंडोवेस्कुलर में कदे कदे कुछ पार्ट एनोरिज्म का छुट जाता, सर्जरी में ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ज्यादा बेहतर तरीके ਨਾਲ ਚੰਗੀ तरह ਨਾਲ देख सकते और सही करने के लिए क्लिप कर सकते। तो सर्जरी एंडोवेस्कुलर दोनों तरह का ट्रीटमेंट आज मौजूद है। मैनू लगता है कि सर्जरी एक जिन मरीजों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ऑपरेट कर सकते हैं उनके वास्ते सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन हैगा और ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। 30-35% रिकरेंस हो सकती है। ऑल्दो मैंने अपनी लाइफ में मेरे ऑपरेटेड मरीज में अभी तक एक भी रिकरेंस नहीं देखी है। मैंने पहला एनोरिज्म क्लिप किया था इंडिपेंडेंटली 2001 में। मैंने दूसरों के क्लिप्ड एनोरिज्म को भी ऑपरेट किया है, और कॉइल्ड को एनोरिज्म को भी ऑपरेट किया है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। बट मेरे किसी मरीज में अभी तक कभी रिकरेंस वाली बात, हो सकता है किसी और सर्जन के पास गया हो, पर मेरी जानकारी में नहीं है कोई भी ऐसा मरीज जिसको रिकरेंस हो। तो मेरे को लगता है अगर हम ऑपरेट करते हैं और ठीक से ऑपरेट करते हैं, या आप लकी भी हो, साथ में तीसरा फैक्टर ये भी है, आप लकी भी हो, क्योंकि एनोरिज्म में कई बार स्ट्रक्चर इदा क्या होंगे कि तुस माड़ा मोटा कुछ पार्ट छोड़ने पैने लाजमी हो जाता, उत्थे कुछ नहीं कर सकते ਅਸੀਂ, या मैनू लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी च वो पॉसिबल नहीं है क्या, तो ਅਸੀਂ छोड़िया भी है ना। बिल्कुल बारीक सा पार्ट जिथे इन्नी जगह भी नहीं सी कि दूजी क्लिप लगाई जा सके, उन्होंने एडजस्ट किया जा सके, पर आम तौर पे फिर रिकरेंस नहीं होंगी। बट 35% रिकरेंस रेट बुक्स दिया है एक साल विच।